हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जो है कि अपने अगस्त मंथ के जो है कि करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि न्यूज़ में रहे हैं, और हम इसमें टॉप करंट अफेयर्स कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। हम उस क्वेश्चन को देखेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी अगर हमारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो हम पढ़ेंगे, हम जैसे हम ऑप्शन एनालिसिस जैसे करते हैं उस तरीके से इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम अपने अगस्त के जो है कि कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं जो कि मोस्टली न्यूज़ में रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि वो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उनको हम एक इंटरेस्टिंग तौर पे जो है स्टैटिक के इंफॉर्मेशन के थ्रू रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बात कर रहा है कि जो अभी रिसेंटली में जो हमारी हिस्टोरिक स्वॉर्ड थी, जो मतलब एक तलवार थी जो है हिस्टोरिक स्वॉर्ड, वो रिटर्न की गई है महाराष्ट्र को जो है कि इन अगस्त 2025 में। और वो तलवार किससे बिलोंग करती थी, मीन्स वो स्वॉर्ड, जो स्वॉर्ड बिलोंग्स टू हुम। तो इसमें जो है कि हम जानते हैं कि जो है कि मराठा एम्पायर में बहुत सारे वॉरियर्स थे। देयर आर मैनी जो है कि वॉरियर्स हु क्रिएटेड द हिस्ट्री। उसी में से एक हिस्टोरिक स्वॉर्ड जो है कि हमारे महाराष्ट्र को अभी रिटर्न की गई है। तो वो किसको की गई है इन ऑप्शन में से? क्या वो शिवाजी थे, या राघुजी भोंसले थे, या बाजीराव पेशवा, या साहूजी महाराज? तो ये हिस्टोरिक स्वॉर्ड जो है कि रघुजी भोंसले फर्स्ट को जो है कि फर्स्ट से बिलोंग करती थी। ये इनकी तलवार थी जो है कि वापस की गई थी। और जो है कि ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए, और इसे सेलिब्रेट किया गया है महाराष्ट्र में, ऑल ओवर दी महाराष्ट्र। तो आइए इससे रिलेटेड हम जो है कि इंफॉर्मेशन देखते हैं, और क्या मराठा एम्पायर के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो पहला जो है कि हम देखते हैं कि जो हिस्टोरिक स्वॉर्ड थी वो रिटर्न की गई थी अगस्त 225 में, जो है कि वो रघुजी भोंसले को बिलोंग करती थी। अब जो है कि देखिए 18 अगस्त 2025 की बात है ये। इस दिन जो है कि महाराष्ट्र ने सेलिब्रेट किया द रिटर्न ऑफ द 18th सेंचुरी स्वॉर्ड दैट बिलोंग टू दी रघुजी भोंसले फर्स्ट, जो कि फाउंडर है किसके, नागपुर भोंसले डायनेस्टी। मीन जो है कि इन्होंने जो है कि नागपुर की भोंसले डायनेस्टी को फाउंड किया था इन दी ईयर 1739। जो है कि इन्होंने 1739 में इस ईयर को जो है कि फाउंड किया था, और ये रूल किए थे 1739 से 1755 तक। और क्या इससे इंफॉर्मेशन है, जो कि शॉर्ट जो है हैज बीन टेकन अवे ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स। हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश एरा था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि हम पे रूल कर रही थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारी हमारी जो है कि बहुत सारे जो है कि आर्टिफैक्ट्स जो है कि यहाँ से उठा उठा के अपने म्यूजियम्स में रखे हैं। तो वो जो है कि ले गए थे, अभी जो है कि एक जो है कि शॉर्ट को वापस किया है, एंड रिप्रेजेंटेड आफ्टर द लॉन्ग डिप्लोमेटिक एंड हेरिटेज रिकवरी एफर्ट्स। मतलब कि बहुत ही इसमें एफर्ट्स लगे हैं, डिप्लोमेटिक टॉक से बाद जो है कि इसको वापस किया गया है। और दिस इवेंट है एज ए मूवमेंट ऑफ कल्चरल प्राइड। ये हमारे इंडिया नेशन के लिए भी कल्चरल प्राइड है, एंड इट्स ऑनगोइंग एफर्ट टू रिक्लेम इट्स लॉट्स आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दी अब्रॉड। मतलब जितने भी हमारे आर्टिफैक्ट्स जो है कि कॉलोनियल टाइम पे यहाँ से ले जाए गए हैं, उनको वापस लाने की बहुत कोशिश की जाती है। तो आइए देखते हैं रघुजी भोंसले जो है कि ये बताया कि जैसा कि इन्होंने कौन सी हमारी नागपुर की भोंसले डायनेस्टी को फाउंड किया था। नागपुर भोंसले डायनेस्टी को जो है कि 1739 में फाउंड किया था, और ये रूल कब से कब किए थे, 1739 टू 1755। और इनको टाइटल दिया जाता है सेना साहिब सुबा। सेना साहिब सुबा का टाइटल इनको दिया जाता है, जो कि पूछ सकता है कि द टाइटल सेना साहिब सुबा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। तो जो है कि आपको ऑप्शन में दे देंगे, और ये भी पूछ सकते हैं कि सेना साहिब सुबह टाइटल किससे बिलोंग करता है, जो है कि ये बिलोंग करता है रघुजी भोंसले जी को। रघुजी भोंसले फर्स्ट को जो है कि बिलोंग करता है, जो कि लिटरली मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द प्रोविंसेस एंड आर्मी। क्योंकि इन्होंने जो है कि अपना कॉन्क्वेस्ट जो है, हिज कॉन्क्वेस्ट जो है वो जो है कि फार ईस्ट, मतलब कि बंगाल बंगाल उड़ीसा तक, और जो है कि साउथ में जो है कि साउथ तक इन्होंने जो है कि अपनी आर्मी से जो है कि सारे लैंड्स को अपने अंडर ले लिया था। तो इसलिए जो है कि इनको ये कहा जाता है, ये बहुत ही पावरफुल मराठा जनरल थे, ये आपको याद रखना है। और इनको टाइटल तो मैंने बता दिया, सेना सेना साहिब सुबह टाइटल दिया गया था, और फाउंडेड दी नागपुर डायनेस्टी इन दी 1739। और इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि मराठा एम्पायर, जानते हैं कि जो है कि महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर जो है कि एक टाइम था जो है कि बहुत अच्छे से रूल किया था पूरे इंडिया में। एंड इनके फाउंडर कौन थे, अपने जो है कि शिवाजी महाराज जो है कि इन्होंने फाउंड किया था, वो भी किसमें, 1674 टू, जब इन्होंने रूल किया था 1674 से 1680 तक। तो इनका कॉर्नेशन हुआ था 1674 में। रायगढ़ में इनकी कैपिटल बनाई थी इन्होंने मराठा एम्पायर की। वहां पे जो है कि इनको जो है कि कॉर्नेट किया गया, और जो है कि इनको जो है कि टाइटल दिया गया छत्रपति जी का। और यहाँ पे हमें एक मेन इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है, मेन इन्फॉर्मेशन याद रखी, इन्होंने अष्टप्रधान काउंसिलिंग का जो है कि फॉर्मेशन किया था, जिसमें अष्टप्रधान काउंसिलिंग में क्या क्या होते हैं, जो पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव। जो कि हम जानते हैं कि बहुत बार जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीपीएससी में भी पूछा गया है कि मतलब अष्ट प्रधान काउंसिल में कौन कौन होते हैं। तो जो है कि आप इनको याद कर लीजिएगा।
और शिवाजी महाराज के टाइम पे जो है कि इनका कोरोनेशन 1674 में रायगढ़ में हुआ था। यहाँ पे जो है कि हम बहुत ही बेसिक बेसिक डिटेल्स देखेंगे कि मतलब एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे कि मतलब हमें हमें इस ऑप्शन से और क्या क्या चीजें याद रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट रूलर कौन थे? सांबा जी थे, जिन्होंने जो है कि 1681 से 1689 तक रूल किया था। नेक्स्ट जो है कि राजा राम फर्स्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने रूल के टाइम पे जो है कि कैपिटल शिफ्ट कर दी थी गिंगी पे, जो है कि मतलब रायगढ़ से कैपिटल ही शिफ्टेड, कैपिटल रायगढ़ से कहाँ पे, जिंजी, जो कि तमिलनाडु में है, तो इन्होंने अपनी कैपिटल वहां शिफ्ट कर दी थी। फिर नेक्स्ट रूलर थे शिवाजी टू। शिवाजी टू जो है कि मतलब उस वक्त एज में छोटे थे, तो ये जो है कि क्वीन रीजेंट जो है कि अपनी ताराबाई, ताराबाई जो है इनके गाइडेंस पे रूल करते थे, ताराबाई के गाइडेंस पे रूल करते थे। तो ये आपको याद रखना है कि शिवाजी जो टू जो है कि 1700 से 1714 तक रूल किए थे। फिर साउ टू जो थे, जो 1707 से 1749 में रूल किए थे। इन्होंने बैटल ऑफ खेड़ लड़ी थी। बैटल ऑफ खेड़ किससे लड़ी थी? शिवाजी टू से, जो कि इन्होंने डिफीट कर दिया था ताराबाई फोर्सेस को, जो है कि ताराबाई जी की फोर्सेस को डिफीट कर दिया था। फिर इन्होंने ही जो है अपॉइंट किया, यहाँ पे एक मेन चीज याद रखिए, इन्होंने अपॉइंट क्या किया था? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ को एज ए पेशवा अपॉइंट किया। फिर यहीं से जो है कि पेशवाई शुरू होती है मराठा एम्पायर में, और यहीं से जो है कि फ्रॉम हेयर द रियल पावर लाइज विद द पेशवा। यहीं से जो है कि पेशवा के पास जो है कि रियल पावर बिलोंग करने लगी थी। फिर उसके बाद जो है कि कौन मेन मेन पेशवा थे? राजाराम थे, साहू टू थे, प्रताप सिंह थे एंड साहू थ्री थे। तो ये बहुत ही मेन इंफॉर्मेशन है, आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे प्रताप सिंह जो है थे वो लास्ट जो है कि वो थे, प्रताप सिंह जो है कि इन्होंने जो है कि ब्रिटिश टू कंट्रोल फ्रॉम हेयर, जो है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो 1818 में हमारी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, मीन्स 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। यहाँ से जो है कि ब्रिटिश ने कंट्रोल ले लिया था मराठा एम्पायर पे। और लास्ट में जो है कि साउथ थ्री जो थे वो सेरेमोनियल अंडर थे, मीन्स सेरेमोनियल किंग थे, मतलब ब्रिटिश क्राउन के एग्रीमेंट के अंडर जो है कि मराठा एम्पायर पे रूल कर रहे थे। तो यहाँ से डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर भी हो जाता है। तो हमने ब्रीफली देख लिया कि जो है कि एक न्यूज से हिस्टोरिक स्वॉर्ड रिटर्न हुई थी महाराष्ट्र में, जो है कि बिलोंग करती थी रघुजी भोंसले से, तो उनके बारे में हमने देख लिया, और मराठा एम्पायर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली। तो इस तरह से हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कहता है कि प्राइमरी एम ऑफ द मिशन सुदर्शन चक्र, मीन्स जो सुदर्शन चक्र आप जैसा कि सभी जानते हैं, जो हमारे लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड विष्णु, उनके पास जो है कि होता है सुदर्शन चक्र, तो वहीं से इस मिशन का नाम रखा गया है सुदर्शन चक्र। ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2025 में, जो कि ऑन द इंडिपेंडेंस डे और प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दिस कि अब मिशन सुदर्शन चक्र चलाया जाएगा। तो ये किस चीज से बिलोंग करता है? क्या ये जो है कि ऑप्शंस में देखिए, क्या ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है, या कॉम्प्रिहेंसिव इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम है, या रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन है, या स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है? तो एज दी वर्ड पुनेट्स, मतलब सुदर्शन चक्र मतलब ये कुछ डिफेंस से रिलेटेड होगा, तो इसका आंसर होगा कॉम्प्रिहेंसिव इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि इन दी वेक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जो है कि हमारा जो है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जो है कि हमारे जो है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने जो S-400 है एंड अदर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो वही चीज़ है कि इसी से रिलेटेड हम जो है कि अपना इंडिजीनियस जो है कि एक जो है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, जो हमारे नेशंस की प्रोटेक्शन में, मींस नेशन की बॉर्डर सिक्योरिटी और नेशन की इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए काम आएगा। तो आइए इसके बारे में हम कुछ ब्रीफली डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये प्राइमरी एम ऑफ जो है कि सुदर्शन चक्र क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम। और किस लिए है ये? तो जो है कि इसके अंडर जो है कि पीएम जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त 2025 पे ये जो है कि सुदर्शन चक्र जो है कि मिशन लॉन्च किया कि बिल्ड करने के लिए, जैसे आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, मीन्स आयरन डोम टेक्नोलॉजी किसकी है? ये इजराइल की है। तो इस तरीके से मतलब जो है कि बहुत ही टॉप टेक्निक मानी जाती है आयरन डोम टेक्निक। तो इसी इसी तरीके से हम भी अपने नेशन का जो है कि नेशन का जो है कि डिफेंस आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, जो कि फोकस होगा मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज पे, जिसमें एयर डिफेंस, मिसाइल इंटरसेप्शन, साइबर डिफेंस, सर्विलेंस एंड काउंटर स्ट्राइक सिस्टम जो है कि होंगे। तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। ये तो हमने बात करी ली कि टू बिल्ड ए मल्टी लेयर इंडिजीनियस एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाय 2035। अब ये याद रखना है कि ये कब तक मतलब कंप्लीट किया जाएगा इस मिशन को, जो है कि 2035 2035 तक जो है कि इस मिशन को कंप्लीट किया जाएगा। और जो है कि इसको जो है कि जैसे आप जो है कि ये भी लिख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कवच। अब जैसे मेंस में अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए कि अपने इंडिजीनियस जो है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंडिजीनियस जो है कि डिफेंस सिस्टम पे जो है कि क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स है, उसमें जो है कि आप ये तो लिखिए कि जो है कि सुदर्शन चक्र किया जा रहा है। अगर हम ये लिख दे राष्ट्रीय सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र, तो हमारे आंसर का वेटेज बढ़ जाता है।
और इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, इसमें इंक्लूड होगा S-400, इंक्लूड होगा आकाश जो है कि सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें इंक्लूड होगी, और डीआरडीओ की जो है कि ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जो है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि तो ये सब इसके जो है कि कंपोनेंट्स है। तो आइए इसके साथ हम देखते हैं कि और जो है कि क्या क्या जो है कि वर्ल्ड की मोस्ट कैपेबल एडवांस जो है कि एयर डिफेंस सिस्टम किसके किसके पास है। तो रशिया के पास, जैसा कि जानते हैं कि रशिया की कोलैबोरेशन में जो है कि हम अपना खुद का भी एक S-400 जो है कि उनके साथ कोलैब करके डेवलप करने वाले हैं। तो ये जो S-400 ट्रायम्फ है, ये जो है कि रशियन टेक्नोलॉजी है। और रशिया के पास और क्या है, वो जो है कि S-500 प्रोथिमिस है, जो कि अभी डेवलप हो रही है, मतलब डेवलपमेंट में फेज में है। और जो है कि यूएस के पास क्या है, वो है MIM-104 पायरेट पैक 3, मीन्स ये इनके एयर डिफेंस सिस्टम है। और दूसरा इनके पास है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इसराइल के पास कौन कौन से हैं, इसराइल के पास देखिए आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो। अगर ये सब पूछ लेगी ये सब किस कंट्री के जो है कि किस जो है कि कंट्री के एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो इसराइल के हैं। चाइना के पास क्या है, HQ9 और HQ19 है। फ्रांस के पास क्या है, एस्टर 13 सैम्पेट है, जो है कि ये याद रखिएगा, फ्रांस के पास एस्टर सेट SAMPT सैम्पेट है। और यूरोपियन कोलैबोरेशन के पास मीड्स है। और जो है कि यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, मीन्स जो है कि पूरे यूरोप जो यूरोपियन नेशंस है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनके पास एक मतलब कि फ्रांस के पास इंडिजिनली है, पर जो है कि पूरे यूरोपियन नेशंस एज ए होल जो है कि उनके पास भी जो है कि पूरे यूरोपियन नेशंस के लिए सिस्टम है, तो वो मीड्स है और यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव है। तो ये हमने देख लिया अबाउट दी मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया जो है कि इंडिया के पास कौन सा है और जो है कि वर्ल्ड के पास कौन सा है। आइए इससे रिलेटेड हम जो है कि और देख लेते हैं कि रिसेंट में और कौन कौन से मिशन जो है कि रहे हैं। तो मिशन जो है कि रिलेटेड मिशन जो है कि इसरो के साथ जो है कि अभी रिसेंट में कौन कौन से मिशन रहे हैं, तो वो जो है कि रहे, देखिए अभी इसरो ने जो है कि PROP-3 जो है कि PROP-3 मिशन जो है कि जो यूरोपियन नेशंस का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसको जो है कि अपने PSLV C-59 से जो है कि लॉन्च करेगी, जो है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आई थी, आई एम करेक्ट। तो वो जो है कि ये याद रखना है आपको कि जो है कि PROP-3 मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपना इसरो जो है कि PSLV C-59 से जो है कि अपने लॉन्चिंग रॉकेट से लॉन्च करेगा। फिर उसके बाद निसार निसार जो है कि जैसे जैसे कि हम जानते हैं कि नासा और इसरो का जो है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार है, निसार की फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इन्होंने जो है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है कि लॉन्च किया, जो डाटा ऑन दी लैंड आइस एंड क्लाइमेट लेगी, तो ये याद रखना यूज में रहा था। फिर EXIM-4 जो है कि AX-4 जो है कि न्यूज में रहा था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया था। इसमें जो है कि अपने इंडिया के एस्ट्रोनॉट जो है शुभांशु शुक्ला जी जो है कि गए थे, और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह के वापस आए। तो ये आपको याद रखना है, उसमें क्या था, कौन सा मिशन था, वो EXIM मिशन 4 था, AX-4। फिर DRDO के कुछ मिशन न्यूज में रहे हैं, जिसमें परले मिसाइल थी, जो है कि टेस्टिंग चली थी, जिसकी 28 to 29 जुलाई में जो है कि ये आपको मिसाइल याद रखनी है, परले मिसाइल की टेस्टिंग हो चुकी है। फिर नेक्स्ट याद रखना है जो है कि ULP-GM-V3, जो है कि इसकी भी टेस्टिंग हुई थी। ये ड्रोन लॉन्च प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल है, मीन्स जो है कि ये मिसाइल का नाम है, जो कि एक ड्रोन लॉन्च प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल है, जो कि आंध्र प्रदेश में इसकी टेस्टिंग हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से हमने जो है कि अपनी एक और न्यूज को कवर कर लिया, सिर्फ मिशन सुदर्शन चक्र से हमने देखा कि वो क्या है, उससे जो है कि वर्ल्ड के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, और रिसेंट इसरो और DRDO के क्या मिशन है। तो आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बात करता है कि द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 इस्टेब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू बॉडी। तो जो है कि हमारे जो है कि अभी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, जो कि अब एक्ट हो चुका है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। वो इसमें से कौन सी बॉडी को स्टैब्लिश करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक कोई जो है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाए, जैसे अभी दिल्ली में जो है कि दिल्ली में जो रेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था, उसने जो है कि एक सीरियस कंसर्न रेज किया कि मतलब कि जो हमारे एथलीट्स हैं उनके कंसर्न को सुनने के लिए कोई एक पर्टिकुलर बॉडी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो इसी स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के जो है कि अंडर उस बॉडी का जो है कि फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका जो है कि सही आंसर है वो है नेशनल स्पोर्ट ट्राइब्यूनल। जो है कि इसके अंडर जो है कि नेशनल स्पोर्ट ट्राइब्यूनल जो है कि फॉर्म किया जाएगा, जो हमारे एथलीट्स के जो है कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगी, और जो है कि टाइमली जो है कि डिसीजन देके उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगी। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो है कि हमने ये तो जान लिया कि जो है कि इस एक्ट के अंदर कौन सी बॉडी फॉर्म हुई है, वो नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल फॉर्म हुई है। और ये एक्ट जो है कि क्या करेगा, रिफॉर्म करेगा इंडिया के स्पोर्ट्स गवर्नेंस को, और एक रोल प्ले करेगा जो है कि एक की प्रोविजन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पोर्ट ट्राइब्यूनल, जो कि एक्ट करेगा एक स्पेशलाइज्ड बॉडी टू हैंडल द डिस्प्यूट बिटवीन द एथलीट्स फेडरेशन एसोसिएशन। मीन जो है कि एथलीट्स में, फेडरेशन में, एसोसिएशन में कोई भी अगर जो है कि डिस्प्यूट हो रहा है,
तो इसको जो है कि रिजॉल्व करेगा टाइमली। और ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, जैसे कि इस बिल में एक और सबसे मेन प्रोविजन है दैट इट रेस्ट्रिक्ट दी यूज ऑफ नेम लाइक इंडिया। जो भी मतलब हमारे इंडिया का नेम है वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई भी प्राइवेट बॉडी है, स्पोर्ट्स बॉडी, प्राइवेट स्पोर्ट्स बॉडी है जो, वो अगर इंडिया के नाम या सिंबल को यूज कर रही है तो उसको ये बैन करेगा और रिस्ट्रिक्ट करेगा कि वो गवर्नमेंट के अंदर जो है कि गवर्नमेंट के ओवरसाइट में हो। मीन्स जो है कि अगर यूज भी कर रहा है तो वो गवर्नमेंट के नॉर्म से जो है कि कंपाइल करनी चाहिए तभी होगा। जैसे कि इस एक्ट में जैसे रिकॉग्निशन ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, जैसे इंक्लूडिंग बीसीसीआई, जो जिसको ये एफिलिएट करेगा, मॉनिटर और एंश्योर कंपाइलेंस विद द गवर्नमेंट नॉर्म्स। और डिसीजन ऑफ दी, अब जो ये ट्राइब्यूनल फॉर्म हुआ है, ये जो है कि ट्राइब्यूनल फॉर्म हुआ है जिसमें जो है कि डिसीजन अगर ट्राइब्यूनल ने दिया है, जो नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल जो फॉर्म होगा वो अगर डिसीजन दे रहा है तो उसका डिसीजन खाली चैलेंज हो सकता है इन दी सुप्रीम कोर्ट। मीन्स अगर कोई भी डिस्प्यूट का डिसीजन इन्होंने फाइनल किया है तो इट कैन बी ओनली चैलेंज इन दी सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो तीन बातें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है अपने एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो आइए इसी के साथ अगली नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च दी सक्षम निवेश कैंपेन। अब जैसा कि जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है सक्षम निवेश कैंपेन, तो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं कोई भी कैंपेन हो। तो जो है कि आइए जानते हैं कि ये सक्षम निवेश कैंपेन क्या है और ये किसने लॉन्च किया है। तो जो है कि इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ क्या है, जो है कि ये आईपीपीएफ ने दिया है कि आरबीआई ने दिया है कि सेबी ने दिया है कि नबार्ड ने दिया है। तो ये जो है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऐसा कोई कैंपेन होता है कि सक्षम निवेश तो हम जो है कि मोस्टली आरबीआई या सेबी सोच लेते हैं, तो इसमें से इन दोनों ने नहीं किया है। इसको लॉन्च किया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी आईईपीएफए ने किया है इसको लॉन्च। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि सक्षम निवेश कैंपेन क्या है, जो कि एक 100 डे कैंपेन है, 100 डे ड्राइव है फॉर दी इन्वेस्टिंग अवेयरनेस के लिए। तो इसको जो है कि आईईपीएफ ने लॉन्च किया है। तो इन्होंने क्या जो है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया, ये तो हम जान लिया कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया है, जो कि जो है लॉन्च दी सक्षम कैंपेन। आईपीएफ ने सक्षम कैंपेन लॉन्च किया। ये 100 डे नेशनल ड्राइव है रनिंग फ्रॉम दी 28 जुलाई टू 6 नवंबर जो है कि इस कैंपेन को चलाया जाएगा अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर। किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये भी आपको याद रखना है कि आईईपीएफ जो है किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर काम करती है। और एम क्या है इसका? टू हेल्प दी शेयर होल्डर्स रिक्लेम अनक्लेम डिविडेंड हेल्ड बाय द कंपनीज। मीन्स जो है कि इसका मेन एम है कि जो है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, मीन्स जो भी शेयर होल्डर्स है वो अपना क्लेम कर सके जो भी अनक्लेम डिविडेंड है हेल्ड बाय द कंपनी, तो ये करेगा। और इट गाइड द इन्वेस्टर टू अपडेट देयर केवाईसी, मतलब नो योर कस्टमर एंड नॉमिनी डिटेल्स, एंड कंपनी आर एनकरेज टू प्रोएक्टिवली कॉन्टेक्ट देयर शेयर होल्डर टू रिकवर द पेंडिंग डिविडेंड। मीन जो भी कंपनी में जो है कि किसी ने इन्वेस्ट किया है और उसका डिविडेंड उस तक नहीं पहुंचा है, तो ये मेन जो है कि अवेयरनेस कैंपेन इसीलिए है, जो कि उनको जो है कि कंपनी से वो अपना शेयर जो है कि रिक्लेम कर सके। अगर देखें तो और कौन कौन से कैंपेन अगस्त के मंथ में न्यूज में रहे हैं, तो इसमें देखते हैं अदर कैंपेन दैट आर न्यूज इन दी मंथ ऑफ अगस्त आर दी स्वच्छ पखवाड़ा कैंपेन। अब ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का कैंपेन है स्वच्छ पखवाड़ा कैंपेन। सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। और इसमें क्या है कि क्लीनिनेस ड्राइव किया जाएगा, मतलब ऑफिस की क्लीनिनेस को, फाइल्स और इन सब चीजों को। तो ये जो है कि इस कैंपेन का एक मोटो है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है किसने चलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड अदर मिनिस्ट्रीज ने इसको जो है कि कोलैब किया है। तो ये आपको याद रखना अगस्त के मंथ में रहा है। फिर अगस्त के मंथ में जैसे कि जानते हैं कि हमारे 15 अगस्त को ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस हर घर तिरंगा की इसकी स्कीम तो जो पहले से चल रही है, तो इस बार जो है कि हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता जो है कि इसके साथ जो है कि इसको ऐड कर दिया गया, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने जो है कि इसमें जो है कि इस ड्राइव को चलाया है, जो कि हर घर तिरंगा तो रहेगा, मीन्स हर घर तिरंगा लहराएगा तो, और उसके साथ साथ जो है कि स्वच्छता क्लीनिनेस पे भी ध्यान दिया जाएगा। फिर जो है अगला कैंपेन इस मंथ में रहा है वो है नो योर वीव्स। नो योर वीव्स कैंपेन में क्या है? इसमें जो है कि प्रमोट करेगा इंडियन हैंडलूम ट्रेडिशन को, एंगेज करेगा यूथ को। मीन्स जो है कि इट प्रमोट्स अवर हैंडलूम्स। ये प्रमोट कैंपेन क्या है? नो योर वीव्स हैंडलूम को प्रमोट करेगा और एंगेज करेगा यूथ को। मीन्स यूथ जो है एंगेज होगा, इस टेक्नोलॉजीज को जानेगा और हैंडलूम्स के बारे में जानेगा, तो इसका जो है कि अच्छे से जो है कि वो इंक्रीज होगा। मीन जो है कि इसका कैंपेनिंग से अवेयरनेस इंक्रीज होगी, तो ये इंडस्ट्री जो है इंक्रीज करेगी। ये जो है कि ड्राइव चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 1 to 7 अगस्त को। तो ये आपको याद रखना है। नो योर वीव्स कैंपेन जो है कि रिलेटेड है टेक्सटाइल से, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने जो है कि इसको लॉन्च किया था।
और ये प्रमोट करेगा इंडियाज हैंडलूम ट्रेडिशन एंड एंगेज द यूथ इन इट। और अगली ड्राइव है जो है कि सेबी अर्थ यात्रा कॉन्टेक्स्ट 2025। ये जो है कि सेबी और निस्म, इन दोनों के जो है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है, ये जो है कि इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको जो है कि आप जो है कि एक बार इसको आप जो है कि एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। तो सेबी और निस्म की जो है कि ये जो है कि कोलैबोरेशन है, अगस्त 2025 में जो है कि इसको लॉन्च किया गया है। और ये बिल्ड करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस। मीन्स जो है कि ये जो है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टर अवेयरनेस को जो है कि ये अरेज करेगा और कोलैब करेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मीन्स जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इससे जो है कोलैब करके ये रूरल एरियाज तक पहुंचेगा और उनको जो है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में ये कैंपेन है। तो ये कैंपेन भी आप याद रखिएगा, जो सेबी ने जो है कि सेबी और निस्म ने जो है कि अगस्त 2025 में चलाया था, सेबी अर्थ यात्रा कॉन्टेक्स्ट 2025। तो हमने इसके साथ देख लिया, हमने एक जो है कि सक्षम निवेश कैंपेन से अपने जो है कि ये जो है कि कुछ 4-5 जो है कि कैंपेन देखे जो अगस्त के मंथ में न्यूज में रहे हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है एआई पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी प्रोजेक्ट फॉर दी स्मॉल फार्मर्स इन दी हैदराबाद। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है कि क्लाइमेट कंडीशन जो है अपना एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, वो जो है थोड़ा मानसून डिपेंडेंट है। मानसून डिपेंडेंट है मतलब सभी के पास जो है कि इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी जो है कि किसके इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने, कि इस्टेक ने, कि एफसीआई ने, कि क्रीडा ने, कि नियाम ने, इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने एक एआई पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी प्रोजेक्ट बनाया है जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा इन नोइंग दी वेदर मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर मानसून, इन सबको जो है कि नोन करने में हेल्प करेगा। तो ये किसने किया है? ये जो है कि ड्राइव किया है आईसीआर सेट ने, मींस इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो है कि इनका इनिशिएटिव है, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जाइए थोड़ी ब्रीफली डिटेल देख लेते हैं। जो है कि फार्मर को जो है कि एआई पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी प्रोजेक्ट जो है कि इरसेक ने लॉन्च किया। तो ये रिसेंटली जो है कि इरसेक ने इसको लॉन्च किया है 30 जुलाई 2025 में हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। ये जो है कि एआई पावर्ड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टू दी एट स्केल। मीन्स ये जो है कि जैसा मैंने बताया कि जो है कि क्लाइमेट की डिटेल्स देगा फॉर दी फार्मर टू हेल्प इन दी एग्रीकल्चर। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किसका? इरसेट का और आईसीआर का जो है कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और इसमें जो है कि एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके एक रियल टाइम और पर्सनलाइज्ड क्लाइमेट एंड वेदर एडवाइजरी दी जाएगी। मींस जानते हैं कि अभी जो है कि हमारे क्लाइमेट का डाटा जो लिया जाता है वो बड़े फील्ड पे लिया जाता है। मीन्स 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर के रेंज में लिया जाता है। कि जैसा कि जानते हैं कि अगर मान लीजिए इस एरिया में बारिश हो रही है तो ये 10 to 10 किलोमीटर का जो है कि एरिया बहुत बड़ा होता है। तो हो सकता है कि आप जानते हैं कि 1-1 किलोमीटर में बारिश की रेंज जो है कि चेंज हो जाती है। और ये 10-10 का एरिया है, तो मतलब यहाँ पे दिक्कत होती थी कि यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ नहीं। तो पर हम अभी अगर हम देखें अपना गूगल वेदर यूज ऐप यूज करते हैं, उसमें जो है कि डाटा जो है कि दिखाता है कि बारिश होगी, पर देखते हैं कि हमारे यहाँ तो हो नहीं रही, दूसरे एरिया में हो रही है 1-1 किलोमीटर के रेंज में चेंज करके। तो अभी अंडर ट्रायल फेज है जो 3x3 किलोमीटर का लेगा, मतलब एरिया छोटा कर दिया गया है, तो उससे ज्यादा अच्छा डाटा मिलेगा। फिर उसके बाद जो है कि धीरे धीरे ये 1x1 किलोमीटर के एरिया का डाटा देने लगेगा। तो उससे जो है कि हमें जो है कि हेल्प मिलेगी कि अगर यहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। ये मैंने इससे रिलेटेड नहीं, इससे इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक और जो है कि वेदर फिनोमेना ऐप समझा दिया जो इसी से रिलेट करता है। ये जो है कि डाटा रिजिलियंस जो है कि अभी कैसे कैसे रिफॉर्म किया जा रहा है। तो जो है कि आपने ये देख लिया, ये याद रखना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि जो है कि टाइटल ऑफ द रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय द इंडिया एट द रामसर कन्वेंशन। जो रामसर कन्वेंशन है हमारा, जो ये रामसर कन्वेंशन है, जो कि रिलेट करता है किससे? वेटलैंड से, कंजर्वेशन ऑफ दी वेटलैंड्स। तो इसी इसका जो है कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 हुई है, जो कि हेल्ड हुई है जिम्बाब्वे ने। तो यहाँ पे पूछा कि जो टाइटल था जो इंडिया के द्वारा वो क्या पुट किया गया है। तो इसमें जो है कि ये क्या, कौन सा टाइटल पुट किया गया है? आप जो है देखिए, क्या प्रमोटिंग फॉर द वाटर स्कैरसिटी फॉर ऑल है, कि ये मिशन फॉर वेटलैंड अ क्लीन फ्यूचर, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ फॉर द यूज ऑफ द वेटलैंड और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और वेटलैंड प्रोटेक्शन। तो इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही है हमारा। इंडिया ने प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर दी वाइस यूज ऑफ द वेटलैंड्स, इसको जो है कि टाइटल पुट किया है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो टाइटल है। टाइटल जो है क्या है, वो है प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर दी वाइस यूज ऑफ द वेटलैंड। बट इसकी थीम क्या है? थीम याद रखनी है। तो थीम आपको याद रखनी है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। ये इसकी थीम है। तो इस थीम और टाइटल में कंफ्यूज मत होइएगा। जो है कि थीम क्या है?
थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर एंड टाइटल इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड। तो ये जो है कि इसका टाइटल है और इसके बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। ये जो है कि रिसेंटली जो है कि अभी COP15 हुआ है विक्टोरिया फॉल्स जैसे ही जानते हैं हम लोग, वन ऑफ दी ब्यूटीफुल फॉल है विक्टोरिया फॉल जो कि जिम्बाब्वे में है। वहां पे जो है कि एक रामसर कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 की गई है, जिसका जो है कि रेजोल्यूशन तो हमने देख लिया। और जैसा कि जानते हैं कि ये सपोर्ट है फ्रॉम दी 172 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एंड 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल है, पर हमें जो है कि जानना है इससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो हम जो है कि ये जानते हैं कि हमारा रामसर कन्वेंशन क्या है, और जो है कि इसके बारे में कुछ अपने एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल देख लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन जो है कि ये जो है कि पहली जो है कि ट्रांस इंटरनेशनल बाउंड्री मीन्स ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड इन दी साउथ एशिया का एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। मीन्स रामसर कन्वेंशन इज द फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड इन दी साउथ एशिया। ये एक ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट कब की गई थी, इट अडॉप्टेड इन 1971 एट द रामसर ईरान। जो है कि अडॉप्ट की गई थी 1971 में रामसर ईरान में, जो कि एनफोर्स हुई थी 1975 में। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल जो है कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्वेशन और द वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड, प्रिवेंट द लॉस ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द वेटलैंड, प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इंडिया जो है इसका जो है कि पार्टी मेंबर है, इंडिया इज द मेंबर सिंस 1982। और जो है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर अप्लाइंग द रामसर कन्वेंशन। जो भी जो है कि इसके जो है कि कन्वेंशन के जो है कि मीटिंग और गाइडलाइंस होंगी उसको मेट करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। और यहाँ पे जो है कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बिलोंग करता है। मीन्स जो है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बात करता है लिस्ट ऑफ दी रामसर साइट पे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो है कि दो होते हैं, एक मॉन्ट्रेक्स है, एक मॉन्ट्रेल है। तो मॉन्ट्रेक्स जो है कि बात करता है रामसर साइट की, पर मॉन्ट्रेल जो है कि बात करता है किसकी, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस की, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस की, जो है कि ओडीएस की बात करता है, जिसमें जो है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हुई थी पहले। फिर 2016 में कगाली एग्रीमेंट से इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कर दिया गया था। किससे किया गया था, ये कगाली एग्रीमेंट से किया गया था। तो ये आपको याद रखना है और कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मॉन्ट्रेल जो है कि बात करता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की, पर मॉन्ट्रेक्स बात करता है रामसर साइट की। तो ये हमने जान लिया कि जो है कि क्या क्या है, नोडल मिनिस्ट्री जान ली, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जान लिया। और जो है कि इंडिया में टोटल साइट कितनी है एज ऑफ द जून 2025, अभी जो है कि 91 रामसर साइट्स हैं, जो कि रिसेंटली जून में दो वेटलैंड न्यूली वेटलैंड ऐड किए गए हैं, जिनके नाम है किंचन वेटलैंड जो कि राजस्थान के पडौली डिस्ट्रिक्ट में है, और जो है कि मनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि राजस्थान की उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से हमने ये अपने एग्जाम ओरिएंटेड करंट को भी पढ़ लिया, और जो है कि एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को भी देख लिया, जो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में भी आ जाता है। तो यहाँ से हमने रामसर के COP15 के बारे में देख लिया। COP15 जो कि कहाँ हुआ है, विक्टोरिया जिम्बाब्वे में। रामसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख ली। अब जो है कि एक और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जो अगला प्लान है मीन्स COP15, ये हर 3 साल पे होता है, एक तो ये याद रखिए, मीन्स एवरी 3 ईयर पे होता है, जिसमें से जो है कि COP14 जो है कि 2021 में होना था, पर ड्यू टू दी कोविड इसको जो है कि नेक्स्ट ईयर कंडक्ट किया गया, जो कि 2022 में हुआ, जो कि वुहान सिटी में हुआ था, वुहान चाइना में, जहां से एक तरह से कोविड का ओरिजिन भी माना जाता है। तो COP14 जो है कि वुहान चाइना में हुआ था 2022 में, जो यहाँ पे वुहान डिक्लेरेशन दी गई थी, जो कि ग्लोबल वेटलैंड और लॉस ग्लोबल वेटलैंड लॉस और इसकी डिग्रेडेशन की बात की गई थी। और यहाँ पे जो है कि COP15 जो है कि जान रहे हैं 2025 में हुआ है, जो कि कहाँ पे हुआ है, जिम्बाब्वे में। और जो है कि COP16 जो है 2028 में होगा, जो कहाँ होगा, जो भी अभी डिसाइड है, पनामा सिटी में जो है कि इसको जो है कि डिसाइड किया गया कि COP16 2028 में होगा, किसका, रामसर का। तो ये जो है कि आपको बात याद रखनी है। तो हमने जो है कि इसको भी बहुत ब्रीफली देख लिया, और अपने जो है कि एग्जाम ओरिएंटेशन से इसके नोट्स भी पढ़ लिए। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो ये न्याय बंधु एक जो है कि सर्विस ऐप है, इसको जो है कि जो न्याय बंधु प्रो बनो लीगल सर्विस ऐप जो है कि इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। मीन जो है कि कौन सी जो है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का न्याय बंधु इनिशिएटिव है, क्या वो लीगल अफेयर्स का है, जस्टिस का है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डीओपीटी का है, या पर्सनल ट्रेनिंग का है। तो ये हमको बताना है। तो ये जो है कि अपना इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। इसमें जो है कि न्याय बंधु में क्या है, न्याय बंधु एक जो है कि प्लेटफॉर्म है, ऐप प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो है कि वॉलंटियर एडवोकेट्स जो है, वॉलंटियर ही जो है कि असाइन होते हैं एडवोकेट,
टू प्रोवाइड दी सर्विसेज टू दी मार्गलाइज सेक्शन और जो है कि टू फास्ट ऑफ द जस्टिस सिस्टम। तो आइए इसके बारे में जो है कि ब्रीफली देख लेते हैं। न्याय बंधु जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का इनिशिएटिव है, जो कि एक जो है कि ये जो है कि राज्यसभा मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी ने जो है कि इसको जो है कि न्याय बंधु ऐप को जो है कि प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और ये जो है कि अब तक जो है कि 9261 प्रो बंधु रजिस्टर एडवोकेट और रजिस्टर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जो कि पैनल है फॉर्म्ड इन दी 23 हाई कोर्ट्स। याद रखना है इसमें जो है कि अब तक की इतनी वुमेन्स को जो है कि एक जो है कि लीगल जस्टिस मिल चुका है, जो भी हुए हैं। और इसमें जो है कि ये याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। पर ये क्या प्रोवाइड करता है, जो इट प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। जो है कि फ्री लीगल एड कहाँ पे बात की गई है, हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 39 में बात हुई है इसकी। तो ये याद रखना है आपको। और इसमें जो है कि वॉलेंट्री लॉयर्स जो है कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस पे रजिस्टर करते हैं, जो कि एक नाम से कोनेक्ट कर रहा है प्रो बनो लीगल सर्विस। तो वहां पे रजिस्टर करके अपने जो है कि जस्टिस दिलाने का काम करते हैं फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन और दी फ्री लीगल एड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और ये किससे कोलैब करती है दिशा स्कीम से, डिजाइनिंग इनिशिएटिव सॉल्यूशन फॉर दी होलिस्टिक एक्सेस टू दी जस्टिस। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि जो ये मंत्री वन है, मंत्री वन इनिशिएटिव इज लॉन्च अंडर विच सेंट्रल प्रोग्राम। मींस मंत्री वन, यहाँ वैन मत समझ लीजिएगा, ये क्या है मंत्री वन, मतलब जो हमारे वन होते हैं फॉरेस्ट, ये जो है कि मंत्री मींस मिनिस्टर, जो है कि इंग्लिश में कहा जाए तो मिनिस्टर फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट मींस मंत्री वन का कॉन्सेप्ट जो है इनिशिएटिव जो है कि किस प्रोग्राम सेंट्रल प्रोग्राम के अंडर है। तो यहाँ पे जो है कि क्या है ग्रीन इंडिया मिशन के अंडर है, कि एक पेड़ माँ के नाम, कि नेशनल अर्बन फॉरेस्ट प्लान, या वृक्ष बंधन योजना इसके अंडर है। तो ये इनिशिएटिव जो है एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव के अंडर है। अब इसमें जो है कि क्या कॉन्सेप्ट है, जो है कि एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा चलाया गया था, उसमें जो है कि हमारे मंत्री वन जो है कि बनेंगे। जैसे दिल्ली में जो एमपी हाउसेज मीन्स एमपी रेजिडेंस है, जितने भी एमपी के रेजिडेंस है, वहाँ पे जो है एक जो है कि उनके रेजिडेंस में जो है कि वो अपने ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे, मीन्स पेड़ लगाएंगे, ट्रीज एंड प्लांट्स। और जो है कि अपने वहाँ के जो भी एरिया में है, जो अरावली रेंज का एरिया है अराउंड 750 एकड़, इसमें जो है कि ग्रीनरी को प्रमोट किया जाएगा, ट्रीज एंड प्लांट्स को लगाए जाएंगे। तो ये मंत्री वन जो है कि वही इनिशिएटिव है, जो कि सेंट्रल प्रोग्राम जो है कि एक पेड़ माँ के नाम जो है कि इनिशिएटिव के अंदर है। तो आइए इसके बारे में जो है कि ब्रीफली देख लेते हैं। मंत्री वन जो है कि अंडर है एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव के अंदर, एक पेड़ माँ जो कि हमारे जो है कि यूनियन मिनिस्टर जो है कि मंत्री वन इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया, यूनियन मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हाउसिंग अफेयर, इन दोनों के कोलैबोरेशन, मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो है डेवलप करेगा ओवर 750 एकर्स इन दी अरावली हिल एरिया और प्रमोट करेगा बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक वेलबींग एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी थ्रू दी मदर नेचर इंस्पायर्ड एफर्ट्स। और ये जो है कि इसमें जो है कि कौन कौन से पेड़ जो है कि प्रमोट किए जा रहे हैं, आपको ये याद रखना है, जो कि काबुली किक्कर, जिसका जो है कि साइंटिफिक नेम है प्रोसोपियस जूलिफेरा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मतलब मान लीजिए पूछ लेगा कि वो जो ये मंत्री वन स्कीम है, मंत्री वन इनिशिएटिव है, उसके अंदर कौन कौन से है, तो ये नाम दे देगा इन्वायरमेंट क्वेश्चन में कि ये प्लांट जो है कि किस इनिशिएटिव से रिलेटेड है, जो कि इसका जो है कि रियल नाम क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे प्रोस्पियस जूलिफेरा देगा तो वो है काबुली किक्कर जो है कि ये है, एंड द प्लांटेशन ऑफ द नेटिव ढाक एंड दी अमतास ट्रीज। तो ये आपको याद रखना है, ये और ये आपको जिसमें प्लांटेशन का नाम याद रखना है। तो आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बात करता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द मेघालय पाइन फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज। मीन्स जो है कि ये फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, मेघालय का पाइन फेस्टिवल जो है कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। दिल्ली के एरिया कौन सा, दिल्ली हाट वाला एरिया, दिल्ली हाट एरिया में जो है कि इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो है कि थर्ड एडिशन है, थर्ड एडिशन ऑफ द मेघालय पाइन फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड ऑन द 1 अगस्त 2025 at the Delhi Haat in New Delhi, and it was organized by the Agriculture and the Farmer Welfare Ministry डिपार्टमेंट, जो है कि एक एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के अंडर है, उसने जो लॉन्च किया। मिनिस्ट्री कौन सी होगी अपनी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। जो कि इवेंट एम क्या करता है, एग्रीकल्चर सक्सेस एट द नेशनल लेवल। जो मेघालय के एग्रीकल्चर है, यूनिक एग्रीकल्चर, जो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग हो गई या ये सब हो गई, इसको जो है कि उसकी सक्सेस को जो है कि नेशनल लेवल पे प्रमोट करने के लिए। और द फेस्टिवल अलाइंस विद द विजन 2032, जो कि बिल्ड करेगा हमारी 16 बिलियन इकोनॉमी को। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया कि ये फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया है। हमें एग्जाम पर्पज से याद रखना है कि न्यू दिल्ली में, और जो है कि किसका ये इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किसने किया था,
गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि ये इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने ज्वाइंटली डेवलप किया है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स। जैसा कि हम जानते हैं अभी जो है कि इन दी मस्त मंथ ऑफ दी जुलाई एंड अगस्त, मीन्स अगस्त में बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से, मेनली अगस्त में बहुत सारे एरिया जो है कि फ्लड से जो है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे। और हमारे पास इंडिया जो है लैग करता है इन द डाटा ऑफ लैकिंग इन डाटा ऑफ फ्लड इंडेक्स। मीन्स हमारे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर, जैसे हमारे जो एनडीएमए हो गया, एनडीएमए या एसडीएमए हो गया, जिसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अभी हमारे पास जो है कि एक कॉम्प्लेक्स इंडेक्स नहीं है कि किस एरिया में कितना फ्लड आता है। अब जैसे देखिए, तो ये रफली में बना रहा हूँ, इंडिया का मैप मान लीजिए है, तो किस एरिया में, जैसे मान लीजिए ये यूपी वाला एरिया होगा, यहाँ बिहार में जानते हैं सौर ऑफ बिहार जो कोसी रिवर है, वहाँ जो है कि बहुत ज़्यादा फ्लड है। तो अभी देखिए ये यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा फेस होती है, तो हमें पंजाब में भी फ्लड देखने को मिली, और जो है कि इधर एरिया में भी कुछ फ्लड देखने को मिली हमें जो है कि। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं है अब तक। तो ये कौन सी जो दो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स को जो है कि बनाने का वो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो ये इसका आंसर है हमारा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी दिल्ली और गांधीनगर ने जो है ये जो है कि डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स को लॉन्च किया है, जो कि हमारे जो है कि जो डाटा लैग करता है उसका कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड डाटा बनाएगा, जो कि हेल्प करेगा नोइंग कि यहाँ पे जो है कि फ्लड आ सकती है, तो वहाँ से लोगों को जो है कि कुछ समय के लिए जो है कि रिप्लेस कर दिया जाए और लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी लॉस को बचाया जाए। तो ये इससे रिलेटेड है, तो इसको आप एक बार जो है कि देख लीजिएगा। तो आइए अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगला न्यूज़ बात करता है कि इंडिया का ग्लोबल रैंक क्या है फिश प्रोडक्शन में एज ऑफ 24-25। तो अभी रिसेंटली जो है कि हमारे जो है कि मिनिस्टर जी ने, जो फिशरीज मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया की ग्लोबल रैंक को जो है कि अनाउंस किया है। तो वो सॉरी सेकंड रैंक हो गई है अब इंडिया की। तो आइए इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो इंडिया की ग्लोबल रैंक इन फिश प्रोडक्शन की कितनी होगी है? सेकंड है। तो इंडिया जो है कि रैंक करता है सेकंड इन दी ग्लोबल फिश प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट जो है कि चाइना है। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है इन्होंने स्टेट किया है कि रिसेंट प्रोग्राम इन दी कलकत्ता कि इंडिया जो है कि फिशरीज प्रोडक्शन में जो है कि रोज किया है 103% से एज कम्पेयर टू 13 एंड 14। और जो है कि इनलैंड फिशरी कंट्रीब्यूट करती है 75% में। जो एक्वाकल्चर फिशरिंग है, मीन जो फिशरीज का एक्वाकल्चर सेक्टर है, उसने जो है कि 75% जो है कि इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और जो है कि ये जो है कि अलग डिटेल्स है जो जीएवी में कितना कंट्रीब्यूट करता है और जो है कि इतने मिलियन पीपल जो है कि इन्वॉल्व है फिशरी में। तो हमने देख लिया फिश प्रोडक्शन में सेकंड पे आए। तो आइए कुछ और रैंकिंग देख लेते हैं इंडिया की। जैसे इंडिया जो है डेयरी में जो है इन डेयरी वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोडक्शन है डेयरी का, मीन्स मिल्क प्रोडक्शन में। मिलेट्स का जो है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट है। मिलेट में जो है कि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, अराउंड 38.40%, मतलब 38% जो है कि पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का हमारा शेयर है। राइस में और वीट में जो है कि हम सेकंड रैंक करते हैं। इसमें से राइस में जो है कि 25% जो है ग्लोबल प्रोडक्शन है, वीट में जो है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 13% जो है कि हमारा मतलब शेयर है। मेज में जो है कि हम फिफ्थ पे स्टैंड करते हैं, जिसमें से 2.9 जो है कि हमारा शेयर है। मेज मेज प्रोडक्शन में 2.9 ग्लोबल प्रोडक्शन हमारा है। देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में हमारा फर्स्ट रैंक है। फार्मास्यूटिकल्स में हमारी थर्ड रैंकिंग है ग्लोबली। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमारी सेकंड रैंकिंग है। जेम एंड ज्वेलरी में जो है कि फिफ्थ है। और रिन्यूएबल एनर्जी इन दी टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में जो है कि विंड की जो है कि हमारी फोर्थ ग्लोबल रैंक है। सोलर में जो है कि हम थर्ड ग्लोबल रैंक में है। एंड इन दी एग्रीकल्चर आउटपुट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड इन दी इन दी टर्म ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोडक्ट्स। तो ये हमने जो है कि अदर रैंकिंग्स भी देख ली, तो इसको भी याद रखना है हमें। तो आइए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, ये है क्लोव सिंड्रोम के बारे में। अभी जो है कि क्लोव सिंड्रोम जो है कि अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया था ऑन विच डेट? सो इट इज ऑब्जर्व ऑन दी 3rd अगस्त। इट इज ऑब्जर्व ऑन दी 3rd अगस्त, मीन्स क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे जो है कि 3rd अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था। ये जो है कि एक एक्सट्रीमली रेयर और नॉन हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि पहली बार ऑब्जर्व की गई थी, मतलब डिस्कवर की गई थी 2007 में। मीन्स इससे पहले भी होता होगा, बट फर्स्ट ऑफिशियली इट इज ऑब्जर्व्ड इन 2007, जो कि एक रेयर नॉन हेरिडिटरी और जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो हमें इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे जो है कि 3rd अगस्त को चलाया गया था। अब ये है क्या? क्लोव्स स्टैंड करता है, क्लोव्स स्टैंड फॉर दी कॉग्निशियल लिपोमेटामस ओवरग्रोथ वस्कुलर मालफॉर्मेशंस एपिडर्मल नेवी एंड स्पाइनल एंड स्केलेटल एनोमलीज। तो ये इसका जो है कि फुल फॉर्म ये है, तो इसको समझ लेते हैं।
जो कॉग्निशियल होता है इसका मतलब होता है प्रेजेंट एंड बर्थ, मतलब कि जैसे कि बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट हो तो उसको जो है कि कॉग्निशियल बोलते हैं। एंड देन लिपोमेटमस, लिपोमेटोस ओवरग्रोथ, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ये क्या चीज होता है, ये जो होता है सॉफ्ट एंड फैटी टिश्यूज जो है ग्रो कर जाते हैं फेस पे, लिम्स पे और इंटरनल ऑर्गन्स पे। जैसे जो हम देखते हैं कि थोड़े थोड़े फैटी जो है कि स्किन जो है कि आउटग्रो कर जाती है, तो ये चीज होती है लिपोमेटमस ओवरग्रोथ। एंड देन वस्कुलर माल फॉर्मेशंस, ये क्या होते हैं, बर्थमार्क होते हैं जो कि हमारे ब्लड और लिम्फेटिक जो है कि टिश्यूज के, लिम्फेटिक वेसल्स की वजह से जो है कि बर्थमार्क आ जाते हैं, जो हम देखते हैं हमारे शरीर पे जो है कि किसी किसी के बर्थमार्क्स होते हैं, दैट इज द वस्कुलर माल फॉर्मेशन। एंड एपिडर्मल नेवी, ये क्या होता है, स्किन और लिसेंस और द वेट लाइक ग्रोथ हो जाती है, स्किन लिसेंस बन जाते हैं और वेट लाइक ग्रोथ होती है। एंड स्पाइनल एंड स्केलेटन एनाटॉमीज, मींस हमारा जो है कि स्पाइनल जो होता है हमारे बैकबोन, उसमें जो है कि कुछ जो है कि दिक्कतें हो, तो ये है क्लोव्स। तो क्लोव्स के बारे में हमने ब्रीफली देख लिया, व्हाट इज फुल फॉर्म एंड व्हाट द ब्रेकडाउन ऑफ दीज वर्ड्स। तो ये आपको याद रखना है, ये इससे रिलेटेड करता है। और ये एक रेयर डिसीज है जो कि डिसऑर्डर कॉज करता है म्यूटेशन लाइक दिस जीन, जो हमारी ये PIK3CA जीन है, इसमें जो है कि डिसऑर्डर हो जाता है और जो कि अफेक्ट करता है हमारे PI3 के एंजाइम को, जो रेगुलेट करता है हमारे सेल फंक्शंस को, और मे कॉज कैंसर इफ म्यूटेटेड, मतलब ये कैंसर तक कॉज कर सकता है अगर ये म्यूटेट हो जाए ज्यादा। म्यूटेशन का मतलब होता है कि वो इवॉल्व हो जाए, मतलब वो सेल अपने बॉडी में ही इवॉल्व होके म्यूटेट होके अगर जो है कि म्यूटेट होने लगे तो जो है कि वो कैंसर भी फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे हमें दो तीन चीजें याद रखनी है, क्लोव्स उससे रिलेटेड ये सारी चीजें, ये क्या क्या कर देता है, और ये जो है कि इस जीन का नाम याद रखना है PIK3A जीन। एंड जो है कि एंजाइम कौन सा इफेक्ट होता है जो कि रेगुलेट करता है हमारे सेल फंक्शन को और मे कॉज कैंसर। तो इसमें इतनी चीज याद रखनी है आपको। और ये हमने देख लिया ब्रीफली। आइए अगली न्यूज को देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज है कि वेयर इज द फर्स्ट इंडिया फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर द गर्ल्स बीन इस्टेब्लिश। तो हमारे इंडिया में पहला जो है कि टैलेंट अकेडमी फॉर द गर्ल्स, फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर द गर्ल्स कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है, तो वो तेलंगाना में इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये तेलंगाना में है, इसमें जो है कि ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बस ये पूछेगा कि वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है, तो तेलंगाना में इस्टेब्लिश हो रहा है। और ये जो है कि साइंड मेमोरेंडम ऑफ, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ जो है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि इंडिया फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर द गर्ल्स, जो कि बहुत अच्छी बात है, एम्पावरिंग दी वुमेन में। तो गर्ल्स में जो है कि फीफा जो है कि अकेडमी जो है कि स्टेब्लिश की जा रही है, जो कि कहाँ पे, गच्ची बाउली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इन दी हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ पे स्टेब्लिश की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, बस ये दो तीन डिटेल्स आपको याद रखनी है। मेमोरेंडम जो है कि तेलंगाना गवर्नमेंट और जो है कि ऑल इंडिया स्पोर्ट फेडरेशन में है, और किस जो है कि कॉम्प्लेक्स में जो है कि इस स्टेडियम में स्टेब्लिश हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज बात करता है कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एम्पेल साइन लैंग्वेज, मीन जो है कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर अंडर द जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015 में। तो किस किस स्टेट ने किया है ये, तो ये किया है पंजाब ने। तो इसका आंसर है पंजाब। देखिए पंजाब बिकम दी फर्स्ट इंडियन स्टेट जो जिन्होंने एम्पेल किया है साइन लैंग्वेज और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर अंडर दी जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015। तो इसमें आपको याद रखना है कि पंजाब ने जो है कि ये इम्प्लीमेंट कर दिया है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गेम्स 2025, मींस कौन सी कंट्री जो है कि इस वर्ल्ड गेम्स 2025 को होस्ट कर रही है, तो ये चाइना कर रही है। तो यहाँ पे जो है कि वर्ल्ड गेम्स 2025 जो होने वाले हैं वो चाइना में होने वाले हैं। और इंडिया ने अभी जो है कि अपना फर्स्ट फर्स्ट वाटर खेलो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट वाटर वाटर खेलो स्पोर्ट्स जो है कि ऑर्गेनाइज हुआ है, जो कि कहाँ हुआ है, दाल लेक में। दाल लेक जो कि श्रीनगर में है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये भी अभी न्यूज में रहा था, दाल लेक श्रीनगर में है, जो कि वहाँ पे फर्स्ट खेलो वाटर खेलो स्पोर्ट जो है कि लॉन्च हुआ है वो इंडिया में हुआ है। और जो है कि वर्ल्ड गेम्स जो है कि 2025 वो जो है कि लॉन्च हो रहा है चाइना में। तो इसका जो है कि एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जो कि 7 to 17 अगस्त को जो है कि वो हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। और इसमें जो है कि ये डिटेल्स है कौन कौन से स्पोर्ट, कितने मेंबर, कितने मेडल्स। तो ये आप एक बार पॉज करके याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है वेयर वाज द थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज 2025 हेल्ड, मीन जो है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में जो है कि हम जानते हैं लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी होती है, सॉरी लैंडलॉक कंट्रीज वो होती हैं
जिनके जो है कि बॉर्डर जो है कि कोई भी सी से ना हो। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देता हूँ कि जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड का एक रफली मैप बनाया जाए। जैसे मान लीजिए ये मैं रफली बना रहा हूँ, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक। अब एशिया कॉन्टिनेंट तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए उज्बेकिस्तान हो गया, यहाँ पे मंगोलिया हो गया, यहाँ पे ये अफगानिस्तान हो गया, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया। तो ये कोई भी जो है कि सी या ओशियन बाउंड्री को फॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है कि लैंडलॉक कंट्रीज कहलाती हैं। तो इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीन्स डेवलपमेंट लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? ये आवाजा तुर्कमेनिस्तान में हुई थी। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बता दिया कि लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल भूटान, उज्बेकिस्तान जो है कि वाटर बाउंड्रीज को शेयर नहीं करते हैं अपने नेशन की बाउंड्री उनकी किसी भी वाटर बाउंड्री से नहीं लगी होती है, तो वो लैंडलॉक कंट्रीज कहलाती हैं। तो ये आवाजा तुर्कमेनिस्तान में हुआ था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, जो लेप्चा ट्राइब है, लेप्चा ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच ऑफ द स्टेट, जो है कि अभी ये न्यूज में रही थी एक फेस्टिवल की वजह से। तो ये जो है कि लेप्चा ट्राइब जो है कि किस स्टेट में फाउंड की जाती है, तो ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल में फाउंड की जाती है। लेप्चा ट्राइब कहाँ प्राइमरली बिलोंग करती है? इन दी स्टेट ऑफ दी सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, जो कि अभी इन्होंने सेलिब्रेटेड दी टैंगडोंग लो रम फाट फेस्टिवल, जो है कि इन्होंने जो है कि एक नेचर वर्शिपिंग फेस्टिवल है जो कि प्रिमिटिव लेप्चा ट्राइब का है। मींस इस फेस्टिवल को इन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो ये जो है कि इस वजह से न्यूज में रहे थे। एंड लेप्चाज आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द ईस्टर्न नेपाल, वेस्टर्न भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो ये आपको याद रखना है। एंड दे क्लासिफाइड एज द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द सिक्किम एंड कॉल देम एज द रोंग्स और द रोंगकुप्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कहाँ ये प्राइमरीली ट्राइब है, तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल की ये ट्राइब है। और रिसेंटली इन्होंने दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, जो कि एक नेचर स्विमिंग फेस्टिवल है, टेंडोंग लो रम वाट फेस्टिवल। तो ये आपको याद रखना है। सो आइए इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या रही है? नराली पूर्णिमा। नाराली पूर्णिमा फेस्टिवल जो है कि सेलिब्रेट बाय द विच कम्युनिटी, तो ये कौन सी कम्युनिटी से सेलिब्रेट किया जाता है? कोली, कुनबीज, डांगर और कुरकुस। तो ये जो है कि कोली ट्राइब जो है कि इसको जो है कि फेमसली जो है कि सेलिब्रेट करती है नाराली पूर्णिमा को। तो ये आपको याद रखना है। नाराली पूर्णिमा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो कोली ट्राइब। मींस नाराली पूर्णिमा फेस्टिवल इज द फिशरमैन कम्युनिटी जो है, कोली फिशरमैन कम्युनिटीज है, जो कि मुंबई, थाने और पालघर में जो है कि प्राइमरली जो है कि रिसाइड करती है। तो उस फेस्टिवल को इन्होंने सेलिब्रेट किया। द मानसून सीजन इन द महाराष्ट्र, पूर्णिमा नाराली पूर्णिमा मार्क्स द एंड ऑफ द मानसून सीजन इन द महाराष्ट्र एंड दिस ओरिजिनली इनहेबिटेड, जो कि ओरिजिनली वहाँ के इनहेबिटेंट्स है। एंड मेनली द फिशरमैन ऑब्जर्व दिस फेस्टिवल विद द ग्रेट एंथुसियाज्म एज द ट्रेडिशन कोकोनट वर द ऑफर टू द सी टू प्रेड द लॉर्ड वर्ना। लॉर्ड वर्ना जो है कि गॉड ऑफ सी होते हैं, गॉड ऑफ सी। तो उनको जो है कि ये वर्शिप जो है कि ऑफर की जाती है फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल क्लाइमेटीज। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है विच सिटी हैज रिपोर्टेड ए सर्ज इन दी गलियन बैरन सिंड्रोम, मतलब जीबीएस सिंड्रोम जो है अगस्त में जो है कि यहाँ पे जो है कि सर्ज मतलब जो है कि बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। तो ये जो है कि गाजा में देखने को मिले हैं। तो ये कि जो है कि रिसेंटली जो है कि अगस्त मंथ में जो है कि गलियन बिलियन सिंड्रोम है, गलियन बैरे सिंड्रोम, जो है कि गाजा में इसके बहुत सारे केसेस में देखने को मिले हैं। और ये होता क्या है? एक रेयर जो है ऑटो इम्यून कंडीशन है, जहाँ पे जो है कि इम्यून सिस्टम अटैक दी पेरिफेरियल नर्व सिस्टम। मीन्स जो है कि हमारा जो है कि इस डिसीज में ऑटो इम्यून कंडीशन जो होती है, रेयर ऑटो इम्यून कंडीशन है, जहाँ पे जो है कि इम्यून सिस्टम जो है अटैक करता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम को, जिसके वजह से जो कंट्रोल करता है हमारा मसल ग्रो, मसल मूवमेंट, पेन, टेम्परेचर और टच सेंसेशन। मीन्स अगर ये सिंड्रोम किसी को हो रहा है तो उसका जो है कि मसल मूवमेंट जो है कि डिस्टर्ब हो जाता है, उसको पेन होने लगा, टेम्परेचर से सेंसिटिविटी आ जाएगी, या टच सेंसेशन जो है उसको महसूस होते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बात करता है पुतांग सांगचू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है कि लोकेट करता है किस कंट्री में? तो ये जो है कि ये प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो भूटान का है। तो ये आपको याद रखना है कि ये दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड भूटान। इसके बारे में जो है कि हम कुछ डिटेल देख लेते हैं। ये जो है कि 1020 मेगावाट जो है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है भूटान का, वॉज कंप्लीटेड विद द फाइनल यूनिट 6, जो है कि अभी फाइनल यूनिट 6 इन्होंने कंप्लीट किया, जो कि 170 मेगावाट है। तो सिंक्रोनाइज करेगी पावर ग्रिड को। और इसकी कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है इसमें जो है कि आप याद रख लीजिएगा। इसमें जो है कि जो ये प्रोजेक्ट है डेवलप्ड बाय दी अथॉरिटी अंडर दी इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बिटवीन भूटान एंड इंडिया। तो इसलिए ये न्यूज में, क्योंकि हमारा जो है कि इसके साथ जो है कि कोलैबोरेशन था, और वैसे भी जो है कि भूटान को हम जो है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है कि इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी बिटवीन दी भूटान एंड इंडिया जो है कि
इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था, जिसमें से 70% फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 30% ग्रांट एंड 70% लोन एट द 10% एनुअल इंटरेस्ट। तो ये जो है कि चीज आपको याद रखनी है। ये जो है कि प्रोजेक्ट जो है कि भूटान का था, और इंडिया में भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कि तातो सेकंड जो है कि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है कि अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। तो ये भी न्यूज में था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तातो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कि बिल्ड किया जा रहा है। तो ये हमने देख लिया ब्रीफली न्यूज। तो अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज बात करता है व्हाट आर दी 2 सब स्कीम्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। मीन जो है कि इनमें से जो है कि कौन सी जो है कि 2 सब स्कीम है जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंडर आती है। तो वो है निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। मीन जो है कि निर्यात मीन एक्सपोर्ट को हम जो है कि प्रोत्साहन मीन जो है कि बढ़ावा देंगे, मीन जो है कि इसको एनकरेज करेंगे। निर्यात दिशा मीन जो है कि एक्सपोर्ट को जो है कि एक डायरेक्शन दिखाएंगे। तो इसका ये मतलब है, तो निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा जो है कि अंडर दी एक्सपोर्ट मिशन जो है कि 2 सब स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग सपोर्ट मेजर ग्रोथ अबाउट दी 25,000 करोड़ फॉर दी एक्सपोर्ट्स अंडर दी एक्सपोर्ट मिशन फॉर 6 ईयर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 31। इसमें से हमको जो है कि एक फ्लैगशिप यूनियन गवर्नमेंट का यूनियन बजट में एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल जो है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ, स्पेशली दी एमएसएमई जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को ये सपोर्ट करेगा। और जो है कि आपको ये याद रखना है कौन सी 2 सब स्कीम है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जो कि एक्साइज ब्राइट स्टार जो है कि एक मल्टीलेटरल एक्साइज थी, होस्टेड बाय विच कंट्री। ये किस कंट्री द्वारा होस्ट की गई है? तो ये इजिप्ट ने इसको होस्ट किया है। एक्साइज ब्राइट स्टार जो है कि ये जो है कि इजिप्ट ने होस्ट किया, जहाँ पे बहुत सारी जो है कि कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया था, जिसमें से इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो जो है कि ये याद रखना है आपको, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है कि एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें से जो है कि हमें याद रखना है कि एक्साइज ब्राइट स्टार जो है कि कहाँ पे जो है कि होस्ट की गई है। तो वो इजिप्ट में जो होस्ट की गई है। यहाँ पे जो है कि देखिए लार्जेस्ट राइस सर्विसेज मल्टीलेटरल एक्साइज है इन दिस रीजन। तो ये आपको याद रखना है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे जो है कि मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट जो है कि एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। जैसा कि जानते हैं मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट जो है कि मत्स्य से हमें ऐसी पता चल रहा है दिस इज दी लिटरल मीनिंग ऑफ द फिश की बात हो रहा है। तो जो है कि मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट जो है कि एसोसिएट करता है किससे? तो ये फिशरीज और एक्वाकल्चर से रिलेट करता है। तो ये हमें याद रखना है, दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। और मत्स्य जो है कि फिश जो है, बताइए किस संगम एज में 3 जो हमारे एम्पायर थे, चेरास, चोलास एंड पांड्यास। तो फिश जो है किसका सिंबल है? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए ये। तो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट जो है कि एसोसिएटेड है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से। देखिए मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट क्या है, किससे रिलेट करता है? फिशरीज सेक्टर से रिलेट करता है, और इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कि हमारी इस डिस्कशन का आखिरी कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो कि न्यूज में रही हैं। तो जो है कि सिलनेक्स 25 जो कि 12th एडिशन है श्रीलंका और इंडिया नेवल एक्सरसाइज का, ये न्यूज में रहा है। एंड देन नेक्स्ट रहा है इंडियन फिलीपींस ज्वाइंट सेल, न्यूज में रहा है। ये एक्सरसाइज न्यूज में रही है जो कि नेवल सेल है बाय इंडिया एंड दी फिलीपींस। मीन इंडिया और फिलीपींस के बीच में ये जो है कि एक्सरसाइज हुई है इन दी डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, जो कि अर्ली अगस्त में जो है कि इसको लॉन्च किया गया था। तो ये न्यूज में रहा है, ये आपको देख लेना है। इंडिया फिलीपींस ज्वाइंट सेल एंड सिलनेक्स जो है कि इंडिया और श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज है। देन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है कि हम ऊपर पढ़ी के आए हैं, जो कि 28 अगस्त से 10 सितंबर तक जो है कि 10 सितंबर को कंक्लूड हुई है। तो ये आपको याद रखना है। देन सूर्य दुराथन 2025 जो है कि हाई एल्टीट्यूड ड्रोन कंपटीशन होस्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। मींस जो है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज और जो है कि उसका जो है कि आर्मी में यूज जो है कि उसको जो है कि टेक्निकली जो है कि और एनकरेज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए इस एक्सरसाइज को किया गया है सूर्य दुराथन 2025 को। देन एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025, ये जो है कि एक सिविलियन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है जो कि असम और मणिपुर में 20 to 30 अगस्त को लॉन्च की गई थी। एंगेजिंग आर्मी यूनिट, पुलिस, एनडीआरएफ, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ एंड मेडिकल टीम्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट इंडस्ट्री। तो ये एक्सरसाइजेज जो है कि मेजरली आपको याद रखनी है जो अगस्त में न्यूज में रही थी। इसी के साथ जो है कि इस डिस्कशन को मैं एंड करता हूँ। आई होप जो है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। एंड ये मेरा करंट अफेयर का पहला वीडियो था, और मैं ऐसे ही और सेशंस लाते रहूँगा। आई होप कि आपको ये सेशन अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। मैं जो है कि और इसको इम्प्रूव करके आप तक जो है कि बेटर कंटेंट डिलीवरी करूंगा अबाउट द करंट अफेयर्स।
तो इसी के साथ जो है कि सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और सब्सक्राइब को बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।